नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस में। दोस्तों, मैथ का पिछला टॉपिक हमने पूरा किया था परसेंटेज। अब हम मैथ का ही इस वीडियो में एक नया टॉपिक साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो साधारण ब्याज शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप कुछ बेसिक सी बातें साधारण ब्याज के बारे में समझें ताकि हम साधारण ब्याज को आसानी से हल कर पाए। दोस्तों, तरीका हमारा पिछला परसेंटेज की तरह सेम ही रहेगा, मतलब हम साधारण ब्याज को भी हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। लेकिन अगर किसी मेरे दोस्त को मेरा वो तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया तो प्लीज उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो मेरे परसेंट के वीडियो को अवश्य देख ले। परसेंट के वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, वहां से वो मेरे परसेंट के दोनों वीडियो देखें और उस तरीके को ध्यान से समझ लें। वो तरीका आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे की तकरीबन 4 से 5 प्रश्नावली हम एक ही तरीके से करने वाले हैं। हम कोई अदर ट्रिक या फिर कोई अदर फॉर्मूले यूज करने वाले नहीं है, केवल एक ही तरीके से प्रयास करेंगे कि 5, 6 या ज्यादा प्रश्नावलियां हल कर ली जाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक साधारण ब्याज। सबसे पहले दोस्तों, साधारण ब्याज में कुछ राशियां आपको बताई जाती हैं। सबसे पहली राशि जो होती है वो होती है मूलधन। मूलधन वास्तव में है क्या, ध्यान से समझना दोस्तों। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुएं किराए पे लेके आती हैं उपभोग करने के लिए। एक निश्चित समय तक वस्तुएं उपभोग करने के बाद हम किराए समेत उस वस्तु को वापस लौटा देते हैं। ठीक वैसे ही हम अपने दैनिक जीवन में जरूरत पड़ने पर हमें अर्थ से संबंधित लाभ प्राप्त करने हेतु हम कुछ ना कुछ राशि या अर्थ से संबंधित जरूरत पूरी करने हेतु हम कुछ राशि उधार लेते हैं। वो राशि हम रिसीव करते हैं किराए पे, यानी किराए पे प्राप्त करते हैं और निश्चित समय के बाद यानी जितने समय तक हमें उपभोग करनी होती है हम उसका उपभोग करते हैं। उसके बाद एक निश्चित समय के बाद हम उस राशि को समेत किराए वापस लौटा देते हैं। तो जो भी राशि उधार ली जाती है या जो राशि हमारी तरफ से उधार किसी को दी जाती है किराए पे, उस राशि को कहा जाता है मूलधन। यानी किराए पे ली जाने वाली राशि या फिर किराए पे दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। सपोज हमने किसी व्यक्ति से 100 रुपया लिया किराए पे, तो निश्चित तौर पे जो 100 रुपया हमने हासिल किया वह 100 रुपया मूलधन होगा। सपोज हमने किसी व्यक्ति को किराए पे 2000 रुपए उपलब्ध करवाए कि जी एक निश्चित किराए पे किराया मुझे दे दीजिए और ये 2000 रुपया आप ले लीजिए, तो 2000 रुपए की जो राशि है वो कहलाएगी मूलधन। तो किराए पे या फिर किसी शर्त पे किसी दर पे उधार दी जाने वाली या ली जाने वाली राशि जो है वो क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। दूसरी राशि जिसे हम कहते हैं दर। दर वास्तव में क्या होती है, दर होती है एक शर्त, एक कंडीशन। दर हमेशा निश्चित की जाती है मूलधन पे, यानी जो राशि हमने किराए पे ली या जो राशि हमारी तरफ से किराए पे दी गई, उस राशि पे जो भी किराया निश्चित किया जाता है, इस टॉपिक से संबंधित इस टॉपिक से रिलेटेड होने के कारण उस किराए को कहा जाता है ब्याज। तो जो भी ब्याज निश्चित किया जाता है वो ब्याज एक निश्चित शर्त के अनुसार निश्चित किया जाता है कि जी प्रति सैकड़े इतने रुपए आपको ब्याज देना है या इतना रुपया आपको किराया चुकाना है, या फिर प्रति 10 रुपए आपको इतना किराया चुकाना है। तो एक निश्चित शर्त उस किराए के लिए तय की जाती है, वही शर्त क्या कहलाती है, दर कहलाती है। तीसरी राशि के बारे में हम बात करेंगे वो है समय। समय वास्तव में जितने समय के लिए हम उस पैसे को किराए पे लेके आते हैं, जितने समय के लिए हम उसे उपभोग करते हैं, वही समय कहलाता है। तीसरी राशि के बारे में हम बात करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? सपोज दोस्तों हमने एक 100 रुपया उधार लिया किसी भी व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने शर्त रखी कि जी मुझे 100 रुपए पे 2 रुपए
प्रति वर्ष ब्याज चाहिए, यानी एक वर्ष का ब्याज मुझे चाहिए 2 रुपए। कितने पे? प्रति 100 पे। हम इसे कहेंगे 2 रुपए प्रति सैकड़ा, यानी 2%। ये तो हो गई शर्त। हमने उस राशि को अपने पास रखा, उस मूलधन को, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो देखो, एक वर्ष की राशि जो हमें किराए के रूप में चुकानी है वो है 2 रुपए। तो निश्चित तौर पे 2 वर्षों में हम किराए के रूप में कितनी राशि चुकाएंगे? तो हम कहेंगे जी एक साल में 2 रुपए, इसका मतलब 2 सालों के अंदर हम चुका देंगे टोटल 4 रुपए। तो हमारे तरफ से जितना किराया उस राशि का चुकाया जाता है वही कहलाता है साधारण ब्याज। अंतिम मिश्र धन। मिश्र धन क्या है दोस्तों? जब कोई भी राशि किराए पे ली जाती है, यानी ब्याज पे उधार ली जाती है हमारी तरफ से, या हमारी तरफ से दी जाती है कोई भी राशि, तो निश्चित करते हैं कि राशि समेत ब्याज लौटानी होती है। मतलब हमने 100 रुपया जब उधार लिया, 2 वर्षों तक हमने उस 100 रुपए का उपभोग किया, उसके बाद हम उस राशि को उसे वापस समेत किराया लौटाना चाहते हैं। तो देखो, लौटाते वक्त हम उसे ब्याज के साथ साथ वो मूल राशि भी लौटाते हैं। तो मूल धन और ब्याज दोनों मिश्रित रूप से जो राशि बनती है वो कहलाती है मिश्र धन। मतलब हम 100 रुपया मूलधन और 4 रुपए ब्याज, यानी कितने रुपए लौटाएंगे? 104 रुपए वापस लौटाएंगे। एक बार फिर से पूरे आरेख को समझना। पहला, मूलधन क्या है? जो राशि किराए पे ली जाती है या जो राशि किराए पे हमारी तरफ से दी जाती है वो क्या कहलाती है? मूलधन। सपोज हमने माना कि हमने 100 रुपया उधार लिया, तो 100 रुपया हमारे लिए क्या होगा? मूलधन। जिस शर्त पे हम उस राशि को लेते हैं वो शर्त क्या कहलाती है? दर। मतलब अगर हमने इस कंडीशन पे लिया कि एक वर्ष का किराया हम 2 रुपए चुकाएंगे, एक 100 रुपए का किराया हम चुकाएंगे 2 रुपए, तो हम कहेंगे 2 रुपए सैकड़ा प्रति वर्ष की शर्त से हमने वो राशि उधार ली। तीसरा, समय। जितने समय के लिए हम उसे उपभोग करते हैं, उस राशि को अपने पास रखते हैं, वह निश्चित करता है समय। तीसरा, उस उधार ली गई राशि का जो किराया है वो कहलाता है उस राशि का साधारण ब्याज। जब हम राशि को वापस लौटाते हैं तो राशि के साथ साथ हमें उसका किराया भी लौटाना होता है। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों मिलकर जिस राशि को बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। आशा करता हूं ये आपको जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे इसके बारे में और समझ। देखो, हम इसे हल करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार इसे हल करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना है। किस तरीके से? सपोज अगर ये वाली राशि इन चारों में से ना होती, मतलब मूलधन ना होता, तो क्या दर तय की जा सकती थी? अगर हम शर्त तय करते तो किस पे करते? मूलधन के बगैर संभव नहीं। क्या समय निश्चित किया जाता? मतलब समय भी मूलधन। अगर राशि उधार ली या दी गई ही नहीं तो समय का मतलब ही नहीं बैठता। ना ही साधारण ब्याज और ना ही मिश्र धन। मतलब इन सब राशियों को तय करने के लिए मूलधन का होना आवश्यक है। जब तक राशि उधार ली नहीं जाती या फिर राशि उधार दी नहीं जाती, तब तक इन चारों ही राशियों को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। मतलब ये वाली मूल है इन सभी को निश्चित करने के लिए, इसके बगैर इन चारों का वजूद नहीं हो सकता। ये चारों की चारों राशियां तय की जाती हैं इसी के अनुसार, मतलब मूलधन के अनुसार। जैसे अगर दर वाली शर्त है, हमने 2 रुपए तय की, तो हमने ये तय की प्रति सैकड़ा, फिर हमने देखा कि मूलधन में हमने कितने सैकड़े लिए हुए, ये भी मूलधन के अनुसार तय। समय भी मूलधन के अनुसार कि उन सैकड़ों को हमने कितने वर्षों तक अपने पास रखा। निश्चित ब्याज जो है वो भी निश्चित किया जाता है मूलधन के अनुसार, यानी हमने जो पैसा लिया वास्तव में वो पैसा कितना था, उसका किराया कितना बन रहा है। मिश्र धन भी इसी मूलधन के अनुसार, यानी कि मूलधन जो हमने लिया उसे समेत किराया लौटाना है, तो हमने मूलधन और किराया दोनों को लौटाया। ये समस्त राशियां डिपेंड करती हैं मूलधन में।
जो परसेंट तय किया जाता है वो सदैव होता है मूलधन का। इसीलिए हम मूलधन को मानते हैं हमेशा 100%। बस एक सिंपल सी ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मूलधन जो है वो हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है। पहली बात क्लियर कि अगर किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे, हल करते वक्त हमें मूलधन को कितने प्रतिशत मानना है, 100%, चाहे कोई राशि यहां पे दी गई है और चाहे नहीं दी गई। मूलधन हमेशा ही 100% होता है, अन्य समस्त राशियां मूलधन पे डिपेंड करती है। श्योर, मतलब हमें यह हमेशा ध्यान में रखना है कि मूलधन हमेशा 100% होगा। दूसरी बात, दर हमेशा ज्यादातर सवालों में देखो कुछ एक अपवाद को छोड़ के हम उसे भी प्रतिशत में लाएंगे जो अपवाद हैं उनको भी, लेकिन कुछ एक सवालों को छोड़ के दर जो है हमेशा प्रति सैकड़ा निश्चित की जाती है, मतलब प्रतिशत के अनुसार निश्चित की जाती है। हमेशा यह बताया जाता है कि प्रति सैकड़ा कितना किराया चुकाना है और प्रत्येक 100 के पीछे हिस्सा बताना कहलाता है प्रतिशत। तो निश्चित कि दर हमेशा प्रतिशत पे निश्चित की जाती है। सपोज उसने ये कह दिया कि दर है जी 5%, इसके कहने का मतलब है 5%, ये आगे समय की कंडीशन जितने चाहे दे, 5% होने का मतलब कि 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज, प्रत्येक 100 पे 5%। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इसने कह दिया कि 5% है दर, और दर किस प्रकार की है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब एक साल में 100 रुपए का ब्याज 5 रुपए। श्योर, आगे इसने समय हमें ये दे दिया कि समय हमारे पास है जी 2 वर्ष, यानी जो हमने राशि, जो भी जितनी भी राशि हमने, जितना पैसा हमने उधार लिया वो हमने कितने समय के लिए रखना है अपने पास, 2 वर्ष के लिए हम रख सकते हैं, ये हमने समय निश्चित किया। तो यहाँ पे देखो हम जब साधारण ब्याज निश्चित करेंगे, हम ये निश्चित करेंगे कि साधारण ब्याज यानी उस राशि का किराया वास्तव में कितना है, तो हम देखेंगे कि जी एक वर्ष की जो दर है वो कितने परसेंट है, 5%। तो हमें बताना है कि 2 वर्ष हम जब उस राशि को रखेंगे तो 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा, हम कहेंगे कितने परसेंट, 10%। मूलधन चाहे कितना है, हमें प्रत्येक सैकड़े पे 5% ब्याज देते हैं। अगर हम 2 वर्ष रखेंगे तो हमें प्रत्येक सैकड़े पे कितना ब्याज देना होगा, 10% देना होगा। अब ये दूसरी बात ध्यान में रखना, पहली बात मैंने क्लियर की थी कि मूलधन जो है वो सदैव कितने परसेंट होगा, 100% होगा। देखो इस रुपए में वो कितना है ये एक अलग मैटर है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले परसेंट के बारे में समझना कि मूलधन जो है ये सदैव कितने प्रतिशत, 100%। दर हमेशा परसेंट में हमें बताई जाती है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पे इसने बता रखा है कि 5% वार्षिक। अब इसने ये कह दिया कि समय है कितने वर्ष, 2 वर्ष। हमें पता है कि एक वर्ष में हमें कितने परसेंट ब्याज देना है, 5% ब्याज देना है, तो 2 वर्ष में हम कितने परसेंट देंगे, 10%। इसका मतलब कि ब्याज हमेशा दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरी बात समझने वाली है, पहली बात मूलधन 100%, दूसरी बात ब्याज जो होगा वो हमेशा मूलधन दर और समय के गुणनफल के बराबर है ना। तीसरी बात, हम जो मिश्रधन चुकाएंगे वो कितने परसेंट होगा, हम केवल प्रतिशत में बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना। तो मिश्रधन जो चुकाएंगे वो कितने परसेंट चुकाएंगे, देखो 100% तो हमें मूलधन है हमारे पास, इसके अलावा हमें साधारण ब्याज कितने परसेंट देना है, 10%। तो मिश्रधन 100 प्लस 10 कितने परसेंट, 110%। सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को परसेंट के अनुसार हल करना, उसके बाद हम प्राप्त करेंगे कि वो वास्तविक राशि कितनी है, और वो वास्तविक राशि प्राप्त करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमने
परसेंट में सीखा। जिस किसी भी दोस्त ने परसेंट में मेरा वो तरीका नहीं देखा, उससे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको परसेंट पर्सनालिटी का दिया हुआ है, एक बार आप वो तरीका ध्यान से समझ लीजिए। आपको आने वाली 5-6 पर्सनालिटियां उसी तरीके से करवाई जाएंगी। हम किसी भी अदर फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, ना ही किसी ट्रिक पे जाएंगे। और विश्वास करिए, हमारा ये तरीका ट्रिक और फॉर्मूले से कहीं ज्यादा तेज रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के पहले सवाल को। देखते हैं पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज पर्सनालिटी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राकेश ने 750 रुपए की राशि जो है वो उधार ली। हमने देखा था कि जो भी राशि उधार ली जाती है या जो राशि उधार दी जाती है वो राशि क्या कहलाती है? मूलधन। हमने मान लिया कि 750 रुपए जो है वो क्या है? मूलधन। 8% साधारण ब्याज की दर से, दर उसने बता रखी है, जो शर्त है वो उसने बता रखी है, कितने परसेंट है? 8%। वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा? 2 साल के अंत में उसने पूछा कितना ब्याज अदा करेगा, मतलब साधारण ब्याज हमें बता। देखो दोस्तों, ये तो वो चीजें हैं जो हमें बताएगी क्वेश्चन में, हमें हल करके बताना है कि साधारण ब्याज कितना। हम इसमें वो चीजें हल करेंगे जो हमने परसेंट के अनुसार समझी। सबसे पहले हमने देखा कि मूलधन जो है ये सदैव कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। अब देखो 100% राशि कितनी है? 750 रुपए। तो देखिए दर है 8%। अब इसमें ये चीज ध्यान देना दोस्तों, अगर दर के आगे यानी प्रतिशत के आगे कोई भी अन्य समय की शर्त नोट नहीं है, जैसे वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक कुछ भी नोट नहीं है, तो हम मानेंगे दर को वार्षिक। यानी 8% लिखे होने का मतलब है कि एक वर्ष में प्रति सैकड़ा 8 रुपए चुकाना, 8% है। तो अगर कोई भी समय की कंडीशन, समय की शर्त आगे नहीं लिखी हुई, तो दर को हम सदैव वार्षिक ही मानते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एक वर्ष का ब्याज जो है हमें कितने परसेंट चुकाना है? 8%। और धन को हमें कितने वर्षों तक अपने पास रखना है? 2 वर्षों तक। अब अगर हम 1 वर्ष अपने पास रखेंगे तो हमें 8% चुकाना होगा, और अगर 2 वर्ष रखेंगे तो 8 + 8 यानी टोटल कितने परसेंट ब्याज, कितने परसेंट पैसा चुकाएंगे किराए के रूप में? 16% पैसा किराए के रूप में चुकाएंगे। और मैंने आपको वैसे भी कहा था कि साधारण ब्याज हमेशा दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर इसी क्वेश्चन के अनुसार हम देखें कि हमने 100% पैसा प्राप्त किया है ब्याज पे हमने उधार लिया है, तो उस राशि पे जो हम 2 वर्षों का ब्याज चुकाएंगे, टोटल कितने परसेंट चुकाएंगे? 16% पैसा ब्याज के रूप में चुकाएंगे। अब देखो दोस्तों, हमें इसमें ये पता है कि 100% राशि बराबर कितनी है? 750 रुपए। लेकिन हमें बताना है कि जो ब्याज हम 16% चुकाएंगे वो राशि कितनी है, ये बताना है। अब हमने प्रतिशत में जो डिस्कस किया था उसे एक बार के लिए रिमाइंड कीजिए। हमने ये देखा था कि किसी भी एक राशि के अगर 2% दिए हुए हैं, 2 अलग-अलग प्रतिशत दिए हुए हैं, तो उनका तिरछा गुणा जो है वो सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राशि आएगी कि 750 गुणा 16% बराबर है कितने के? 100% इनटू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना, 750 गुणा 16% बराबर होगा 100% गुणा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें चाहिए। हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त करने के लिए 100% को उठा के ले आएंगे इस तरफ, और जब हम इस तरफ ले आएंगे तो ये चला आएगा 750 गुणा 16% और बाद में कितना? 100%। प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा और इस 0 से कट जाएगी ये वाली चीज। इसे 5 से काटेंगे तो 15 5 कितने? 75।
और इसे 5 से काटेंगे तो कितने में 2। इस राशि को काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगी 8 में, और 15 इंटू 8 यानी कितना 120 रुपए। मतलब जो हम ब्याज चुकाने वाले हैं वो टोटल कितने रुपए होगा 120 रुपए। श्योर, मतलब 100% राशि हमें पता थी 750 रुपए है, हमें बताना था 16% राशि, तो 16% राशि जब हमने ज्ञात किया कितने रुपए आई 120 रुपए। बस यही दोस्तों हमारा आंसर है कि 750 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपए होगा 120 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन, हमें पता है कि मूलधन है कितने प्रतिशत 100%। दर हमें पता नहीं कि किस दर से वो धन है जो उधार दिया गया, लेकिन हमें ये पता है कि 3 वर्षों में वो धन कितने रुपए हो गया 180 रुपए। सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लें कि हमने जो साधारण ब्याज चुकाया वो वास्तव में कितने प्रतिशत चुकाया। देखो ज्ञात करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर आएगा 180 गुणा में 100 और भाग कितने से 1500 से। दोस्तों ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट लिखने की कला भी मैंने आपको परसेंट में बताई थी कि हम किस प्रकार लिखते हैं। जो हम 2 तिरछी लाइनें खींचते हैं, एक तिरछी लाइन के दोनों तरफ संख्याएं हैं, इन्हें हमेशा गुणनफल में अंश में लिखा जाता है, और जिस तिरछी लाइन के एक तरफ संख्या है उसे हमेशा किसमें लिखा जाता है हर में लिखा जाता है। बची हुई संख्या जो हम ज्ञात करना चाहते हैं वो हमें इसी विधि से प्राप्त हो जाती है। तो इसे अगर हल करें तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 180 में जब 15 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 12 बार में। तो श्योर है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह आया कितने प्रतिशत 12%। यानी अगर 1500 रुपए 100% हैं तो हमने पता लगाया कि 180 रुपए जो हमने साधारण ब्याज चुकाया वो कितने प्रतिशत है 12%। अब देखिए ये 12% ब्याज हमने कुल चुकाया, और कितने वर्षों में चुकाया 3 वर्षों में। अगर 3 वर्षों में 12% चुकाया गया तो प्रत्येक वर्ष हमारी तरफ से कितना चुकाया गया ब्याज 12% को भाग देंगे 3 से, मतलब प्रत्येक वर्ष कितना चुकाया गया 4%। तो 4% वार्षिक दर से हमने वो राशि किराए पे दी थी। आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखना प्रत्येक क्वेश्चन को हम प्रतिशत और क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा हल करेंगे और तेज से तेज विधि से करेंगे। बस थोड़ा जो भी मैटर आपको बताया जाए उसे गौर से समझना और अभ्यास जरूर करना उसमें, क्योंकि बगैर अभ्यास आपके लिए आसान शायद नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे दोनों लिखे हुए हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखना, इसने लिखा है कि रमेश ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। दोस्तों ध्यान से समझना, क्वेश्चन से एक बात क्लियर है कि मूलधन जो है वो कितना 21,900 रुपए। दर भी हमें पता चल रही है कि दर हमारे पास कितनी है 8%, और कोई भी आगे समय की शर्त नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 8% क्या है वार्षिक है। अब नई बात जो इसमें समझने लायक है वो कौन सी बात है, देखो आमतौर पे क्वेश्चनों में समय दिया होता है वर्ष में या फिर महीनों में, इसमें ना वर्ष में दिया हुआ है ना महीनों में दिया हुआ है। इसमें एक तारीख से लेकर दूसरी निश्चित तारीख तक का ब्याज पूछा गया। तो हम समय कैसे निश्चित करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों ही डेट्स के बीच कुल कितने दिनों के दिन जो है मौजूद है। तो देखिए हम जब गिनेंगे ब्याज, जब भी हम गिन रहे होते हैं यानी ब्याज की जब भी हम काउंट करें ब्याज को, तो एक चीज ध्यान देना, जिस दिन राशि उधार ली जाती है या जिस दिन राशि वापस लौटाई जाती है, ब्याज काउंट करते वक्त, ब्याज की गणना करते वक्त
इन दोनों दिनों में से एक दिन को छोड़ना होता है। चाहे तो वो दिन छोड़ दीजिए जिस दिन हमने राशि उधार ली थी, या फिर वो दिन छोड़ दीजिए जिस दिन हमने पैसा वापस लौटाया था। तो एक दिन को ही समय में शामिल करना होता है, दूसरे दिन को समय में शामिल नहीं करना होता। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा काम है, लेकिन इसे हल करने का एक आसान सा तरीका है। आप जब भी समय को काउंट करो, देखो सपोज करो हम पहली तारीख से देखेंगे जनवरी महीने की बात, 10 जनवरी से हमें समय को गिनना है। तो देखो हमें पता है कि जनवरी महीना होता है 31 दिन का। 31 में से हम दी हुई तारीख यानी 10 को माइनस कर ले तो जनवरी के कितने दिन पैसा रखा हमने अपने पास, हम कहेंगे कितने दिन, 21 दिन। कुल दिनों की संख्या में से हमने दी हुई तारीख को माइनस कर लिया। अब ऐसा करने से ये 10 जनवरी वाला जो दिन था दोस्तों, ये अपने आप छूट जाता है। मतलब ये जनवरी का 10वां दिन इन 21 दिनों में गिना नहीं गया। हमें एक दिन छोड़ना था, चाहे उधार लेने वाला दिन और चाहे पैसा वापस लौटाने वाला दिन। और जब हम इस तरीके से गिनते हैं कि कुल दिनों में से ये दिए हुए दिन माइनस कर दें, तो ये वाला दिन जो है ये अपने आप छूट जाता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 10 जनवरी का दिन छूट चुका है। इसका मतलब है कि हमें 13 जून वाला दिन जो है वो साथ में काउंट करना है। तो दोस्तों जनवरी के 21 दिन हमने पैसा रखा। फरवरी महीने में देखें तो चूंकि 2004 वर्ष है और 2004 वर्ष है लीप वर्ष, इसमें फरवरी जो है वो होगी टोटल कितने दिनों की, 29 दिनों की। फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च 31 दिनों का महीना। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिनों का, अप्रैल के बाद मई फिर से 31 दिनों की, और मई के बाद जून। चूंकि जून हमने पूरा महीना पैसा नहीं रखा अपने पास, केवल और केवल रमेश ने जून के 13 जून तक ही पैसे का उपभोग किया है, तो निश्चित तौर पे वो 13 ही दिन का किराया यानी 13 ही दिन का ब्याज चुकाएगा। तो जून के हमारे पास दिन कितने हैं, 13। हमने 10 जनवरी से लेकर 13 जून तक का समय काउंट किया। देखो जनवरी के 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जब हम कुल योग करें तो कुल योग होगा ये कितना, 5। और 5 कितने दिन, 155 दिन तक रमेश ने जो पैसा था वो अपने पास रखा। अब देखो हमारे पास समय निश्चित हो गया कि रमेश ने उस पैसे को कितने दिन तक रखा, 155 दिन तक उपयोग में लिया। मतलब जो 21,900 रुपए की राशि थी, 8% वार्षिक दर पे जो ली गई थी, उस पैसे को उसने 155 दिन तक रखा। अब हमें ये देखना है कि उसका साधारण ब्याज कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, दर हमारे पास दी हुई है वार्षिक, यानी शर्त तो वर्षों के अनुसार फिक्स की गई है, और हमारे पास जो समय है वो किसमें है, दिनों में। अब हमें ये समय दिनों से वर्ष में बदलना जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों ही शर्तें एक समान ना हो हम आंसर सही नहीं निकाल पाएंगे। अगर शर्त वर्ष के अनुसार निश्चित है तो समय को भी हमें किसमें बदलना होगा, वर्ष में बदलना होगा। एक आसान सा तरीका है समय को वर्ष में बदलने के लिए। अगर हमारे पास जो समय है ये दिनों में दिया हुआ है, तो हमें ये सदैव ज्ञात रखना चाहिए कि एक वर्ष के अंदर कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना एक बात को लेकर, ये कभी मत सोचना कि जी यहाँ पे हमने 2004 साल लीप गिना था तो 365 दिनों का वर्ष क्यों गिन रहे हैं, 366 का क्यों नहीं। तो दोस्तों साधारण ब्याज में दिनों की संख्या में लीप और साधारण वर्ष का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब हम वर्षों में उस दिनों को उन दिनों को बदलते हैं तो वर्ष में सदैव 365 ही दिन गिने जाते हैं। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, हमें ये देखना है कि 155 दिन में फिर कितने वर्ष होंगे। सिंपल सी बात है, 155 को भाग दे दिया जाए कितने से, 365 से।
है ना। 365 से भाग दें तो दोनों ही राशियां निश्चित तौर पे 5 से कट जाएंगी। अगर मैं इसे 5 से काटूं तो कितनी बार में कट गया, 31 बार में, और इसे 5 से काटूं तो कितनी बार में कट गया, 73 बार में। मैं कहूंगा 31/73 वर्ष तक उस व्यक्ति ने यानी रमेश ने उस पैसे को अपने पास रखा। अब हमारे पास समय वर्षों में दिया हुआ है और दर जो है वो भी क्या है, वार्षिक है। हल करेंगे तो देखो ध्यान से, ये वाली राशि कितने प्रतिशत है, 100% राशि है, निश्चित है 100% है। देखो एक वर्ष का ब्याज कितना है, 8%। हमें ये देखना है कि 31/73 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ब्याज का जो कुल प्रतिशत है वो सदैव दर और समय के गुणा के बराबर होता है। तो दर और समय का गुणा करेंगे, हम देखेंगे कि कुल 8 गुणा 31/73 यानी कि 248/73% ब्याज चुकाया गया। कितना चुकाया गया, 248/73% राशि कुल ब्याज के रूप में चुकाई जाएगी। देखो तो हम देखें साधारण ब्याज जो कि परसेंट में होगा 248/73% और रुपए में वास्तव में कितनी होगी, ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा, और जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो हमें राशि प्राप्त होगी 21,900 इंटू 248 बटे कितने, 73, और भाग देंगे कितने से, 100 से। भिन्न दी हुई है अंश में, और भिन्न के हर वाली संख्या जो है मूल भिन्न के हर से गुणा में आ जाती है। तो ये वाली राशि जो 73 है ये यहां से चली आएगी कहां पे, 100 के साथ गुणा। तो गुणा करेंगे कितने से, 73 से। अब देखो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 219 कट जाएगा 73 से कितनी बार में, 3 बार में। और ब्याज की जो ये वाली राशि है ये 248 गुणा 3 यानी कितनी हो जाएगी टोटल, 744 रुपए। कितने रुपए, 744 रुपए। अब देखो जो 248/73% राशि जो हमने ब्याज के रूप में चुकानी थी वो रुपए में कितनी है, 744 रुपए। अब क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से समझना। इसने पूछा है कि बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा, कितने पैसे लौटाएगा वो। इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि वो केवल ब्याज लौटाएगा। जब उसे राशि लौटानी है तो वो समेत ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज दोनों राशि मतलब क्या लौटाएगा, मिश्र धन। और मिश्र धन सदैव क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जब दोनों का योग करेंगे तो राशि हो जाएगी हमारे पास कितनी, 22,644 रुपए। तो हम कहेंगे कि 13 जून 2004 को वो 22,644 रुपए की राशि वापस लौटाएगा। श्योर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से समझने वाली है, वो क्या, कि जब भी हम क्वेश्चन को हल करें तो समय का विशेष ध्यान रखा जाए। दर की शर्त और समय दोनों एक समान होने चाहिए। यानी अगर दर वर्षों में है तो समय भी वर्षों में होना चाहिए, अगर दर अर्धवार्षिक है तो समय भी 6 माही होना चाहिए, अगर दर त्रैमासिक है तो समय भी तिमाहियों में होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर दर दिनों में दी हुई है तो समय भी प्रतिदिन के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें दर दी हुई थी वार्षिक, तो हमने समय जो दिनों में दिया हुआ था इसे किसमें कन्वर्ट कर लिया, वर्षों में कन्वर्ट कर लिया। और वर्षों में दिनों को वर्षों में कन्वर्ट करने के लिए दिनों को भाग देते हैं 365 से, और महीनों को वर्षों में कन्वर्ट करने के लिए महीनों को, दिए हुए महीनों को भाग देते हैं कितने से, 12 से। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कुल जो आंसर है वो कितना आ गया, 22,644। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा कि किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज जो है वो 54 रुपए हो जाएगा। देखो दोस्तों
इसने हमें ये तो जरूर बता रखा है, क्या चीज बताई है, मूलधन हमें पता नहीं किस राशि का, मतलब मूलधन तो हमें बताना है, दर बता रखी है इसने कितनी, 15%। 15% की दर से साधारण ब्याज की दर से 8 मास मतलब 8 महीने का जो साधारण ब्याज है वो कितने परसेंट हो जाएगा, 54% हो जाएगा। देखो हमें इस राशि के बारे में पता है, हम सब सॉरी दोस्तों 54% नहीं 54 रुपए। देखो दोस्तों हमें ये पता है कि मूलधन जो होगा वो कितने प्रतिशत होगा, 100% होगा। जो भी मूलधन होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में मूलधन दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो भी मूलधन होगा वो कितने प्रतिशत होगा, 100% होगा। अब देखो दर जो है प्रति वर्ष कितनी है, 15%। समय हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 मास। क्योंकि दर वार्षिक है और समय महीनों में दिया हुआ है, तो हमें दर को बदलना होगा किसमें, वर्षों में। और दर को वर्षों में बदलने के लिए हमने अभी बताया कि महीनों से वर्षों में बदलते वक्त हम भाग देते हैं 12 से, और दिनों को वर्षों में बदलते वक्त हम भाग देते हैं कितने से, 365 से। तो यहाँ पे अगर वर्षों में बदले तो हम कहेंगे 8/12 यानी 2/3 वर्ष। हम कहेंगे कि समय कितने समय का ब्याज, 2/3 वर्ष का ब्याज यहाँ पे कितने रुपए है, 54 रुपए। हमें बताना है मूलधन। हम सबसे पहले ये देखें कि जो हमने साधारण ब्याज चुकाया है ये वास्तव में कितना परसेंट है, और साधारण ब्याज हमेशा होता है दर और समय के गुणनफल के बराबर। तो दर और समय का अगर गुणनफल देखें तो हम कहेंगे 15 गुणा 2/3। देखो ये कट गया कितने से, 5 से, 5 इंटू 2 यानी कितने परसेंट, 10% पैसा हमने साधारण ब्याज के रूप में चुकाया। तो हम कहेंगे कि ये वाला साधारण ब्याज जो है ये कितने प्रतिशत है, 10% है। अब देखो दोस्तों हमें ये पता है कि 10% राशि जो है वो कितने रुपए, 54 रुपए है। हमें मूलधन बताना है, और मूलधन कितना, 100% राशि कि 100% राशि जो होगी वो कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुण। और जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 54 गुणा में 100 और भाग कितने से, 10। 0 से 0 कैंसिल, मतलब कितने रुपए, 540 रुपए। मतलब वो मूलधन हमें कितने रुपए मिला, 540 रुपए मूलधन। तो दोस्तों समय को वर्षों में बदलने के लिए ध्यान देना, अगर समय दिनों में दिया हुआ है तो वर्षों में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे, और अगर समय महीनों में दिया हुआ है तो उसे वर्षों में बदलने के लिए भाग दिया जाता है 12 से। और एक चीज ध्यान देना कि प्रत्येक दिन की गणना करते वक्त हम देखते हैं कि जो समय है वो वास्तव में, जो वर्ष है वो वास्तव में लीप है या साधारण है, लेकिन जैसे ही हम कुल दिनों को वर्षों में बदलते हैं तो उसे हम केवल 365 से भाग देते हैं, 366 से भाग नहीं दिया जाता। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। 6500 रुपए की राशि पर कितने समय में 6 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपए साधारण ब्याज जो है प्राप्त होगा। देखो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे निश्चित कर लें कि जो मूलधन है वो कितने प्रतिशत है, 100%। दूसरी बात हमें ये क्लियर करनी है कि हमने जो ब्याज चुकाया वो टोटल कितने रुपए चुकाया, 845 रुपए। हम ये ज्ञात कर लें कि हमने जो ब्याज चुकाया है वो वास्तव में कितने प्रतिशत चुकाया है। रुपए में तो पता है कि 845 रुपए चुकाया है, लेकिन परसेंट में कितने परसेंट चुकाया है ये चीज हमें ज्ञात करनी है। और जब हम ज्ञात करेंगे तो हम करेंगे इनके बीच क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा, और जब तिरछा गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगी राशि कितने परसेंट, 845 गुणा में 100 और भाग कितने से, 6500 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ये वाली राशि अगर 5 से काटें तो देखो 13 5 65, इसे 5 से काटेंगे
तो 169 से 13 से 169 को काटेंगे तो हम कितनी बार में काट पाएंगे? 13, यानी कितने परसेंट? 13%। मतलब हमने जो साधारण ब्याज के रूप में राशि चुकाई वो टोटल कितने प्रतिशत चुकाई? 13% राशि को हमने साधारण ब्याज के रूप में चुकाया है। 100% पैसा टोटल हमने उधार लिया था और इस पे हम 13% पैसा केवल ब्याज के रूप में चुका चुके हैं। अब देखो ध्यान से, अगर इस दर को सही भिन्न में कन्वर्ट करें, सरल भिन्न, तो देखो 6 दूने 12 और 1 13, हम कहेंगे कि 13/2% वार्षिक चुकाते हैं हम पैसा। कितना पैसा? 13/2% वार्षिक। साधारण भाषा में कहें तो हम कहेंगे 6.5%, है ना। तो देखो 6.5% चुकाने के लिए हम 1 वर्ष के लिए हमें समय चाहिए होता है। मतलब 1 वर्ष में 6.5% पैसा चुकाते हैं तो 13% पैसा चुकाने में हमें कितना समय लगेगा? हम भाग दे देंगे, 13 को भाग देंगे 6.5 कहें या 13/2% कहें, तो ये आएगा समय हमारे पास कितना? 2 वर्ष। मतलब हम 2 वर्ष में 13% पैसा चुकाएंगे। तो कितने समय में? हमें समय बताएंगे कि 2 वर्ष में हमारे द्वारा 13% या 845 रुपए ब्याज चुका दिए। आंसर फिर से समझना, 6500 रुपए मूलधन जो राशि है कितने परसेंट? 100%। 845 रुपए साधारण ब्याज जो राशि है कितने परसेंट? हमने ज्ञात कर ली, कितने परसेंट? 13%। हमने टोटल 13% पैसा चुकाया है। ये कह रहा है कि इस ब्याज को आपने कितने सालों में चुकाया ये बताओ। हमें ये पता है कि हम 1 वर्ष में कितना ब्याज चुका रहे हैं? 6.5%, या फिर कह दें 6 सही 1/2%, या फिर हम कह दें 13/2%। तो हम 1 वर्ष में इतना ब्याज चुका रहे हैं। ये ब्याज चुकाने में हमें कितना समय लगेगा? तो इस ब्याज में हमने प्रत्येक वर्ष की दर का भाग लगाया, और जब हमने भाग लगाया तो हमने प्राप्त किया कितने वर्षों में? 2 वर्षों में हम इस ब्याज को चुका रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं कैंडिडेट को। किस प्रकार से? क्योंकि क्वेश्चन में संख्यात्मक मान केवल 10% दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया, ना मूलधन, ना ब्याज, ना कोई मिश्रधन, ना समय, कुछ भी नहीं बताया हुआ, केवल और केवल दर बताई। अब वो मानते हैं कि मूलधन कितना माने, अगर मूलधन मान लिया तो समय कितना माने, और अगर समय मान लिया तो फिर ब्याज कितना माने। यानी प्रत्येक राशि तो हम मान भी नहीं सकते, लेकिन आसान है, हम मान सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं ये मान लूं कि मूलधन है कितने रुपए? 100 रुपए। मूलधन 100 रुपए है, तो देखो यहां पे इसने लिखा है कि कितने समय में, समय तो हमें बताना है। ये कह रहा है कि वो राशि कितनी हो जाएगी? तिगुनी। तिगुनी का मतलब 3 गुना, और जब ये 100 रुपए 3 गुना हो जाएंगे तो मिश्रधन कितने रुपए हो जाएगा? 300 रुपए। मतलब अगर राशि 100 रुपए है तो ये कह रहा है कितने वर्षों में वो 3 गुना हो जाएंगे, यानी 300 रुपए हो जाएंगे। ये बताओ, यहाँ पे हमें समय बताना है। मतलब मूलधन 100 है, मिश्रधन कितना है? 300। अब मिश्रधन 300 है तो इसका मतलब है साधारण ब्याज कितने रुपए है? 200 रुपए, क्योंकि 100 रुपए तो इसमें मिश्रधन में मूलधन ही है। इसके अलावा साधारण ब्याज कितने रुपए हो गया? 200 रुपए। अब देखो ये वाली राशि होती है सदैव कितने प्रतिशत? 100%। तो हमें ये पता है कि ये जो साधारण ब्याज है ये कितने परसेंट हो गया? 200%। और मिश्रधन जो है वो कितने परसेंट हो गया? 300%। 1 वर्ष में हम कितने परसेंट पैसा चुका रहे हैं? 10%। हमें ब्याज कितना चुकाना है? 200% ब्याज चुकाना है। तो 200% ब्याज चुकाने में हमें कितना समय लगेगा? हम 200% में भाग दे देंगे प्रति वर्ष के चुकाए जाने वाले ब्याज का।
तो हम कहेंगे परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितने वर्ष में? 20 वर्ष में कोई भी राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमें कुछ नहीं पता, हम यहाँ पे मान के चल देते हैं कि मूलधन जो है कितने रुपए है? 100 रुपए। कोई राशि मतलब कितने रुपए? 100 रुपए। किस दर पर, दर हमें बतानी है, 4 वर्ष में, समय कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष। दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होने का मतलब जो 100 रुपए है उसका मिश्र धन कितने रुपए हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। अब 100 रुपए का मिश्र धन अगर 200 रुपए हो जाएगा तो निश्चित तौर पे हम कितना ब्याज चुकाएंगे? 100 रुपए ब्याज। मतलब 100 रुपए राशि मूलधन है, 100 रुपए उस पे ब्याज चुका दिया जाएगा, तो मिश्र धन कितने रुपए हो जाएगा? 200 रुपए। सबसे पहले हम देखें कि ये वाली राशि है कितने प्रतिशत? 100%। अब इसके ऊपर जो हमने ब्याज चुकाया ये भी कितने परसेंट चुकाया? 100% चुकाया। और जो मिश्र धन था वो कितने परसेंट था? 200%। अब 100% को चुकाया, जो ब्याज चुकाया हमने वो कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। प्रत्येक वर्ष कितना चुकाया? वही तो दर कहलाती है। प्रत्येक वर्ष हमने चुकाया 100% को 4 वर्षों में, तो एक प्रत्येक वर्ष में कितने परसेंट? 25%। हम कहेंगे कि दर जो है वो वास्तव में कितने प्रतिशत है? 25%। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझते हुए चलना, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना। अगर आपको कोई भी समस्या हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर अवगत करवाना। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी प्रत्येक क्वेरीज को, आपके प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर पाऊं, आपके प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकूं। दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे आज नए देख रहे हैं तो उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 5 मिनट का समय आप मेरे लिए शेयर करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए जरूर निकालिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार रहेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम खत्म करेंगे यहीं पे, चलेंगे देखेंगे अगली क्लास अगले वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।